बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? जिधर भी रहो आबाद रहो। फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, पहले दो न्यूमेरिकल्स मैंने पश्तो में रिकॉर्ड किए थे। ये तीसरा न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह आज, वो हम उर्दू में इसको एक्सप्लेन करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास, वेक्टर स्केलर की कीबोर्ड के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल 3 को हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वही बात आती है कि न्यूमेरिकल को क्लियर करने के लिए आपके पास जो इसके साथ रिलेटेड थ्योरी है वो बिल्कुल क्लियर हो। बाकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें जब आपके पास थ्योरी का कंसेप्ट हो, और स्टेटमेंट आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपने 80% का काम कर दिया, बाकी 20% तो कैलकुलेशन है वो आप करें। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में एक डायग्राम है, हम उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। किस तरह करते हैं हम? पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। A 1.84 kg school bag hangs in the middle of the cloth line, causing it to sag by an angle theta is equal to 3.50 degree. Find the tension in the cloth line. क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप जानते हैं क्लॉथ लाइन घरों में लगाते हैं क्लॉथ्स के लिए। ये एक सिरे से बंधा हुआ होता है और ये दूसरे सिरे से। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है, ये दूसरे सपोर्ट के साथ। अब कंडीशन क्या है? एक स्कूल बैग है जिसको बिल्कुल मिडल पे बांधा गया है और उसके मास को भी दिया है। मास कितना है? 1.84 kg। जब हम इसको बिल्कुल मिडल में बांधेंगे तो बांधने के बाद इस तार की जो पोजीशन हो जाएगी वो बिल्कुल इस तरह हो जाएगी। मिडल में अगर आप इसको बांध लोगे तो ये उस ऑब्जेक्ट का मास है, ये बैग है, उसकी मास कितनी है वो भी डायग्राम में लिख लो। मास है वो हमारे साथ 1.84 kg। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो। जब आप इस बैग को इस वायर के साथ बांध लेते हो तो ये इस वायर में टेंशन पैदा करेगी। तो पहले टेंशन समझने की कोशिश करें। हमसे टेंशन मांगी जा रही है यहाँ पर कि टेंशन है क्या। तो टेंशन की डिफिनीशन जो है वो है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सपोर्ट है, उससे एक तार बंधा हुआ है और तार के साथ एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। ये बड़ी नॉन डायग्राम है फिज़िक्स में, इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम की वेट जो है वो नीचे की तरफ अमल करेगी। इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पर रिएक्शन हमारे साथ टेंशन है जो ऊपर की तरफ अमल कर रही है। तो ये टेंशन क्या हो गई? द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सपोर्ट। क्योंकि अगर ये तार ना होती, सपोर्ट ना होती तो ये ऑब्जेक्ट हवा में रुक नहीं सकती, ये नीचे गिरती। जब ये रुक गई है तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट इस पे फोर्स लगा रही है, लेकिन किसके थ्रू? तार के थ्रू। तो टेंशन की तारीफ क्या हो गई? वो फोर्स जो सपोर्ट लगाती है, जो एक सपोर्ट लगाती है किस पे? एक ऑब्जेक्ट पे। किसके थ्रू? तार के थ्रू, तार के ज़रिए। उस फोर्स को हम टेंशन कहेंगे। So what is tension? The force exerted by the support on the object through the string is known as tension. और ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ। ये उसे खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है वेट, ये ऊपर की तरफ। इसको हम सिंपली टेंशन की तारीफ ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज नॉन एज टेंशन। एक तार में जो स्ट्रेस पैदा होती है, जो खिंचाव पैदा होती है, जो स्ट्रेस और खिंचाव जानते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वायर है। अब इस वायर में टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको खींच ले ऊपर और नीचे की तरफ तो इसकी शक्ल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये किस वजह से? मैंने इस पे फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स अपेयर होगा एज अ
टेंशन, एज अ टेंशन। ठीक है, तो टेंशन क्या हो गई? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सपोर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन, और द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज नोन एज टेंशन। ओके, टेंशन समझने के बाद अब हम आगे जाएंगे, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि जब हम बैग को मिडल पे बांध देंगे, यहाँ पर ये चीज़ भी ज़रूरी है, अगर ये बैग मिडल पे ना होता, यहाँ पर होता, तो फिर इसकी ये शक्ल होती। तो आपको पता हो लग गया कि ये कॉर्नर, ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ जाएगा तो ये एंगल ज़्यादा होता जाएगा और ये एंगल कम होगा। अगर इस तरफ आएगा तो फिर ये डिक्रीज़ होना शुरू करेगा और ये इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब मिडल में होगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है? वो हमें बताया गया है 3.50। ये कह रहे हैं ना कि ये सैग हो चुका है। सैग मीन झुक चुका है। पहले ये तार इस तरह सीधी थी, लेकिन जब हमने इसको बैग इसके साथ बांधा तो ये झुक गई। कितनी झुक गई? इतनी झुक गई। ये एंगल बना ली अपने ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनली ये तार इस तरह था, अब ये एंगल बनाया है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसके मुताबिक ये एंगल जितनी होगी उतनी ही एंगल इधर भी बनेगी, क्योंकि इसको मिडल में बांध दिया गया है। ठीक है, हम इसको कहेंगे θ1, फिलहाल इसको कहेंगे θ2। मैं समझ गया, आप लोग पूछेंगे सर डिफरेंट है तो फिर क्यों डिफरेंट नाम दिए हैं? सिमिलर वैल्यूज़ है तो इसको सिमिलर वैल्यू देनी चाहिए थी, ये डिफरेंट नाम क्यों दिए है? फिलहाल हम डिफरेंट ले रहे हैं, आगे देखा जाएगा। ठीक है, इसको सेम भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको θ1 से रिप्रेजेंट किया है और इसको θ2 से रिप्रेजेंट किया है। अब आगे कोशिश करते हैं। जब ये बैग इधर आ गई तो अब ये सपोर्ट भी इसको काबू कर रही है और ये सपोर्ट भी इस पर काबू कर रही है इसको। ये सपोर्ट इस ऑब्जेक्ट पे इस तार के थ्रू जो जोर लगा रहा है उसको हमने फिलहाल नाम दिया है T1, और ये सपोर्ट जो ऊपर की तरफ लगा रही है उसको हमने नाम दिया T2। ये एरोज इस तरफ और इस तरफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसे कंट्रोल कर रहा है, ये भी इसे कंट्रोल कर रहा है, तो फोर्स वो इस तरफ लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है। तो आपको इसकी ये क्लियर होनी चाहिए कि यार डायरेक्शन हम किस तरह देंगे, आपने सोचना है, खुद से नहीं लगाना है, रटी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता लग रहा है कि टेंशन है इस तरफ लगेगी और ये इस तरफ लगा रही है, इसको कंट्रोल कर रही है। अब आपको फिजिक्स की कंसेप्ट का पता है, वेक्टर स्केलर में आपको पता है जब भी कोई वेक्टर ना ही अलोंग एक्स एक्सिस अमल करे और ना ही अलोंग वाई एक्सिस अमल करे तो वो तकसीम होता है, और तकसीम होने के इस अमल को हम जानते हैं क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर ये टेंशन भी रिजॉल्व हो रही है। ये टेंशन की ओरिजिनल डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये थी, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस अमल कर रही थी, देखो एक्स एक्सिस अमल कर रही थी। तो यहाँ पर आपको पता है, अब हम इस एंगल को जिसको हम कहेंगे θ1, तो आप कहेंगे θ1 तो वो भी थी। तो ठीक है ना, बेसिक ज्योमेट्री में आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल जितनी होगी उतनी ही ये एंगल आएगी। तो हम क्या ले सकते हैं इसको? 3.50, और यहाँ पर इसके साथ भी यही हो रहा है। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, तो हम इसके इस कॉर्नर को θ2 हम लेंगे, और ये क्या है? 3.50 डिग्री, 50 डिग्री। अब ये टेंशन दोनों रिजॉल्व हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं। किन दो चीज़ों में? दो कंपोनेंट्स में, जिनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ये है तकसीम, लेकिन हम उससे मालूम करना चाहते हैं कि वो दो कंपोनेंट्स
कौन से है। तो आपको पता है ये इसका हेड है। अगर एरो मैंने इधर भी डाली है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर भी डाल सकते हैं। तो ये इसका हेड है। अब हमें क्या रेजोल्यूशन में हमें पता है किस तरह रिजॉल्व होता है, ये रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन जिन में रिजॉल्व हो चुके हैं उनको मालूम करने के लिए हम इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पे? इसके ओरिजिनल डायरेक्शन पे। तो आपको पता है कि हमें दो कंपोनेंट हासिल हो गए। पहला कंपोनेंट किधर से किधर तक था, मैंने बताया था इसके टेल से लेकर जिधर ये परपेंडिकुलर मिल रहा है यहाँ तक इसका पहला कंपोनेंट होगा, जिसको हम कहेंगे T1 cos थीटा 1। ये इसका पहला कंपोनेंट है। ओ से नाम भी देते हैं, ये ओ, ये ए। सो ओ ए क्या हो गया? T1 cos थीटा 1। क्यों T1 cos थीटा 1? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो गौर से, ये ओ ए क्या बन गया? बेस है। और ये ओ बी क्या बन गई? ये हाइपोटेन्यूअस है। तो ओ ए तकसीम ओ बी, ओ ए तकसीम ओ बी, तो ओ ए मीन्स बेस तकसीम हाइपोटेन्यूअस, cos थीटा 1। cos थीटा 1 ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूअस है। तो ओ ए क्या है आपको पता है, इसे हमने मालूम करना है। तो ओ ए क्या हो गया? ओ बी आप जानते हैं क्या है? T1। सो T1 cos थीटा 1। इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा कि ओ ए कॉम्पोनेंट किसके बराबर है? T1 cos थीटा 1। मैंने थीटा 1 लगाया भी नहीं है और आप कुछ कहते भी नहीं। सो T1 cos थीटा 1। अब हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट्स है वो है ए बी, मीन्स ये जो खुद परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ये दूसरे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी बेसिक ट्राइग्नोमेट्री के मुताबिक ये क्या होगा? T1 sin थीटा 1। ये हमारे साथ दो कंपोनेंट हो गए। अब उस पर मैं टाइम नहीं गुजारूंगा, वो भी इस तरह रिजॉल्व हो रहा है। वो क्या हो जाएगा? जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर इसके हेड से ड्रॉ करो, तो ओ से लेकर एम तक और एम से लेकर एल तक ये क्या बन जाएगा? ओ से एम तक पहला कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ होगी। क्यों मेरी तरफ है? आपको पता है ये जो रेजोल्यूशन है ये रिवर्स प्रोसेस है किसके? एडिशन की। तो एडिशन के मुताबिक ये रिजल्टेंट है, ये T2 ये कहाँ से शुरू है? टिल ऑफ द फर्स्ट। जब ये टिल ऑफ द फर्स्ट हो गया तो ये इस तरह पाएगा, इसकी डायरेक्शन हम इस तरह लेंगे। और ये एंड किस पे होती है आपको पता है? हेड ऑफ द लॉस। तो इसका मतलब ये सेकंड का हेड हो गया। तो अब इसका ये ओ एम को हम क्या कह सकते हैं? उधर हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा T2 cos थीटा 2। और ये क्या बन जाएगी? T2 sin थीटा 2, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हमने रिजॉल्व कर दिया। अब एक और चीज़ मालूम करनी है। आपको पता है ये ऑब्जेक्ट क्यों नीचे, इसने वायर को क्यों नीचे की तरफ खींचा है, सैग किया है? इसकी वजह यह है कि इस ऑब्जेक्ट इस बैग का वेट है, और वेट आपको पता है, अभी मैं मालूम करूँगा बाद में, वो बराबर है mg के। तो अब हमने क्या करना है, हमसे क्या मांग रहे हैं ये लोग इस क्वेश्चन में हमसे मांग रहे हैं कि टेंशन को मालूम करो। अब टेंशन को मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये टेंशन खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पता है क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। और फोर्सेस की सम कब ज़ीरो हो सकते हैं? तो इससे हम दूसरी स्टेटमेंट यानी इसकी दूसरी शक्ल निकाल लेते हैं। इसकी यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन की दूसरी शक्ल इस तरह आएगी कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी अगर उस पे अमल करने वाले राइट साइड के जो फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो लेफ़्ट साइड की मैग्नीट्यूड, सम ऑफ लेफ़्ट साइड ऑफ फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर हो। अपवर्ड जितनी भी फोर्सेस हैं उनके मैग्नीट्यूड को अगर हम जमा करें वो ज़रूर बराबर आए नीचे की तरफ अमल करने वाली तमाम फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब ये बैग तो इक्विलिब्रियम में है बिल्कुल, पहले तो ये मूव करेगी लेकिन थोड़ी अरसे के बाद ये रुक जाएगी। जब रुक गई तो ये वही कंडीशन है। जब वही कंडीशन है तो क्या मतलब है? तो हमने सिंपल लेना है कि इस पे जो फोर्सेस है
याद रखो, ये जो फोर्स है, ये बॉडी फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, मुकम्मल बॉडी है, ये पॉइंट ओ हमने लिया है, ये बॉडी के साथ अटैच है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे फोर्स लगना, इस बॉडी पे फोर्स लगना है। अब इस पॉइंट पे कितनी फोर्सेस लग रही है? ये राइट की तरफ जो फोर्स है वो T1 cos थीटा 1 है, और लेफ्ट की तरफ जो फोर्स है वो T2 cos थीटा 2 है। जब ये बैलेंस है तो हमें पता चल गया है कि ये दोनों बराबर होंगे। जब बैलेंस है तो बैलेंस की कंडीशन यही है कि राइट साइड की तरफ फोर्स और लेफ्ट साइड की फोर्स बराबर होगी मैग्नीट्यूड में। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स अमल कर रही है? वेट। लेकिन एट द मोमेंट आपको पता है कि ये T1 साइन थीटा 1, ये असल में ये फोर्स टेंशन किधर लग रही है? इस पॉइंट पे लग रही है, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन तकसीम हो गई, इतनी फोर्स यहाँ पर अमल कर रही है और यहाँ से फोर्स जाके वहाँ पर अमल कर रही है ना। इसका मतलब ये है कि ये T1 तकसीम हो रही है O से A तक का जितना फोर्स है, ये इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ये फोर्स इस पॉइंट पे इस तरफ अमल कर रही है और इतनी फोर्स इसी पॉइंट पे, मैं रेड के साथ इसको ड्रॉ करता हूँ, इसी पॉइंट पे जो ए फोर्स ऊपर की तरफ अमल कर रही है इसी एक पॉइंट पे, इसको हम क्या कहेंगे? सिर्फ T1 साइन थीटा 1 नहीं कहेंगे, क्योंकि ये T1 इस पॉइंट पे अमल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इतना फोर्स ये तकसीम हो के इतना फोर्स इसका जो कंपोनेंट है उसकी इतने मैग्नीट्यूड बराबर इस पॉइंट पे इस तरफ अमल कर रही है, और इतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स इसी पॉइंट पे ऊपर की तरफ अमल कर रही है। तो आसानी के लिए हम उधर ड्रॉ करते हैं, वरना ये पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ये T1 तकसीम हो जाता है। इतनी फोर्स इस तरफ इसको खींचने की कोशिश करती है और इतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स इस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, आपको समझ आ चुका है कि ये सिर्फ T1 साइन थीटा 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, T1 साइन थीटा 2 को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। एक है T1 साइन थीटा 1, जो मैंने ये लगा लिया, ये T1 साइन थीटा 1 है, इस पॉइंट को खींच रही है। और इसी दौरान, इसी मूवमेंट चूंकि वो भी रिजॉल्व हो रही है, तो ये जो रेड है ये T1 साइन थीटा 1, और ये जो ब्लू है ये T2 साइन थीटा 2 है। ये दोनों फोर्सेस इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ अमल कर रही है। तो क्या मतलब हो गया? जब ये इक्विलिब्रियम में है तो W मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेट मस्ट बी इक्वल टू T2 साइन थीटा 2 प्लस T1 साइन थीटा 1। जब हम ये अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स टेक अ स्टार्ट। इसकी सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखना है आपको? पहले जो चीज़ लिखनी है वो आपको नहीं, सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करनी है। आप पहले हमने क्या लिखना है? गिवन डेटा, गिवन डेटा, फिर रिक्वायर्ड डेटा, फिर सोल्यूशन। तो ये तीन चीज़ें होती है अमूमन न्यूमेरिकल में। 80-90% में हमने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डायग्राम हो डायग्राम को समझना है, फिर उसकी रिक्वायर्ड डेटा को लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? गिवन डेटा क्या है, आप कोशिश करें गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मास ऑफ द बॉडी क्या बन जाएगी? आपको पता है मास ऑफ द बॉडी है 1.84 kg, ये मास ऑफ द बॉडी है। दूसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास टेंशन। तो रिक्वायर्ड डेटा है। द एंगल मेड, यहाँ पर आपने लिखना है मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू M इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है द एंगल मेड बाय द टेंशन। क्योंकि डायग्राम बन चुकी है, अब हमको पता है ठीक है ये एंगल ऑफ सैग है, झुकने की एंगल है, लेकिन इतनी ही एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। द एंगल मेड बाय द वायर, वायर भी लिख सकते हो, टेंशन भी लिख सकते हो, वायर विद द एक्स एक्सिस। वायर लिखो या वायर भी लिख सकते हैं, टेंशन भी लिख सकते हैं, डायग्राम आपके साथ है। वायर और टेंशन विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू थीटा 1, सॉरी थीटा क्यों लिख लिया यार, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू क्या बन गया? 3.50 डिग्री।
ये तो हमने एंगल लिख लिया। अब क्या करना है, इसके बाद हमने रिक्वायर्ड डेटा लिखनी है। रिक्वायर्ड डेटा, तो रिक्वायर्ड डेटा क्या बन गई है आप देख सकते हो। सो रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, रिक्वायर्ड डेटा, तो रिक्वायर्ड डेटा क्या है बताए। रिक्वायर्ड डेटा क्या है, T1 इज इक्वल टू अननोन, T2 इज इक्वल टू अननोन। यहाँ पर लिखो टेंशंस, इसको हम टेंशंस कहेंगे, दो टेंशन हो गए। T1 इज़ अननोन, T2 इज़ अननोन। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सिंपल है, आपने देख लिया। तो सॉल्यूशन क्या है, आप कोशिश करें किस तरह करेंगे। हाँ, एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज, no sorry, the magnitude, as body is in equilibrium, so the sum of the magnitude, the sum of the magnitude, the sum of magnitude, magnitudes of, कोशिश करें एक लाइन में आ जाए एग्जाम में, वरना इस तरह भी लिख सकते हो, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ all the forces, all the forces acting to the left, to the left must be equal to the sum, the sum of magnitude, of magnitudes, magnitude of all forces। हाँ बताओ आगे क्या लिखे, of all forces, बताओ ना, of all forces acting to the right। जब वो लेफ्ट लिखा तो यहाँ पर राइट लिखेंगे, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग टू द राइट। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल, चूँकि यहाँ पर ये एक फोर्स है तो यहाँ पर हम सम नहीं लेंगे, बस मतलब है एक फोर्स है। अगर दो होते, इस तरह भी दो होते, उनको सम करते, उस तरफ भी दो होते, उनको सम करते, एक को इधर पुट करते समेशन को, दूसरी समेशन को इधर पुट करते, फिर हल करते। लेकिन यहाँ पर आपको पता है, ये जहन में रखना है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, लिखा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ क्या है, T2 cos थीटा 2, T2 cos थीटा 2, T2 cos थीटा 2 is equal to T1 cos थीटा 1। अब अगर आप पुटिंग करोगे तो T2 cos थीटा, या थीटा की जगह लिख लो 3.50 डिग्री इज इक्वल टू T1 cos थीटा 1 मीन्स 3.50। तो ये इसको काट लेगी, यानी दोनों तरफ cos 3.50 से डिवाइड करोगे, ये भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी। तो ये क्या हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, या इसने क्या इंफॉर्मेशन दी कि T2 जो टेंशन राइट की तरफ पैदा हो गई है वो बराबर है T1 के, इसकी जगह हम आप लिख सकते हैं T। तो आप इसको मार्क कर सकते हैं कि हमने एक चीज़ तो ढूंढ ली कि ये दोनों टेंशन जब दरमियान में हो तो ये दोनों टेंशन बराबर में होगा, वरना वो मैंने बता दिया कि एंगल्स फिर वेरी होती है, जो पहले मैंने आपको समझाया है, फिर बराबर नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर ये बॉडी इधर बांध दी जाए या इधर बांध दी जाए तो फिर दोनों टेंशन आपस में बराबर नहीं होंगे। कब बराबर होंगे, जब आपने इस बैग को मिडल पे बांध लिया। ठीक है, हाँ अब इसको नोट करें, इसके बाद हमने इसको फोर्स करें, इसको लिख ले। अब मैंने आगे जाना है, अब मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ पर, या इधर लिख ले
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, 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 ये इस तरह कर लो, सिमिलरली, सिमिलरली the sum of magnitudes acting in downward direction must be equal to the sum of magnitudes the sum of magnitudes of all forces acting, जब वहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे अपवर्ड डायरेक्शन। आपने लिख लिया होगा पॉज करके। अब इसके बाद मैंने क्या लिखना है, इसको मिटाना है, इसको मिटाना है। आपको पता है कि T1 और T2 बराबर हो गया। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो आपको पता है वेट है, वेट इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया, एक T1 साइन थीटा 1 है, ऊपर की तरफ अमल करे, और एक T2 साइन थीटा 2। सो T1 साइन थीटा 1 प्लस T2 साइन थीटा 2, बट वी नो, यहाँ पर लिखो बट वी नो T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और फिर यहाँ पर मेंशन करो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो मैंने मिटाया है। और इसके अलावा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 3.50 डिग्री। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा mg T1 क्या है, T साइन 3.50 डिग्री जमा T साइन 3.50 डिग्री। इसके बाद मैंने लिखना है इसको इधर, तो T साइन 3.50 जमा T साइन 3.50 डिग्री क्या बन गई, इस तरह है, ए बी जमा ए बी, तो क्या आएगा 2AB। तो ये भी इस तरह हम लिख सकते हैं, एम जी इज इक्वल टू 2T साइन 3.50 डिग्री। यहाँ पर m पुट करो, m और g पुट करो, m और g क्या है 1.84 ज़रब 9.8 इज इक्वल टू 2T साइन थीटा 3.50 है जो। अब हमने t मालूम करनी है, t इज इक्वल टू, ये भी उस तरफ चला जाएगा, ये भी उस तरफ चला जाएगा, t को अकेले छोड़ो, जिसको मालूम करना है उसको अकेले छोड़ना पड़ता है। तो t को अकेला छोड़ दिया, लेफ्ट साइड पे ले आए, तो क्या बनेगा 1.84 ज़रब 9.8 तक़सीम 2 इंटू साइन 3.50 डिग्री। अब कैलकुलेटर का काम है, पहले हमने वेट मालूम करना है। तो वेट क्या बन जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाइड करें तो 18 बन जाएगा, 18 न्यूटन, ठीक है, तक़सीम। अब ये साइन 45 साइन 3.50 की कीमत है, कैलकुलेटर ले लो, साइन का बटन प्रेस करो कैलकुलेटर में साइंटिफिक, और फिर 3.50 लोगे तो इसका बन जाएगा ज़रब 0.06। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 0.061 इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो टी आ जाएगा 18 तक़सीम, ये आएगा हमारे साथ 0.42,
0.422। ठीक है। अब हमारे पास ये क्या आएगा, 18 को इस पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आएगा टेंशन आएगा हमारे साथ 147 145.5 न्यूटन बन जाएगा ये। अब इस 5 को अगर हम राउंड करें तो आपको पता है ये ऑड है, जब 5 ड्रॉप करते हैं और यहाँ पर ऑड हो तो हम क्या करेंगे 145, ये 145 नहीं कैलकुलेटर में, सॉरी 147 तो जब हम इसको राउंड करेंगे तो क्या बन जाएगा 148 न्यूटन। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड टेंशन है, दिस इज़ द टेंशन। और ये हमारा आज का जो हमने न्यूमेरिकल कर दिया, ये पूरा 18 नहीं आता, लेकिन जब हम इसको राउंड करते हैं 1.84 ज़रब 9.8 को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो इससे जो आता है तकरीबन वो 18 नहीं आएगा, वो 18 से कम आएगा, लेकिन आप इसे राउंड करेंगे तो आपको इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मिल जाएगा, वो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल। पूरी कोशिश की है कि हर एक चीज़ को आपको के सामने क्लियर कर सकूं इंशाल्लाह। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम मैंने बता दिया, CBA कंसेप्ट बेस एकेडमी फ़िज़िक्स एंड कंप्यूटर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।